चलो स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इट्स अ आरडीएनए फॉर्मेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन, इसके बारे में अब हम लोग को डिस्कशन करना है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क चल रहा है। डीएनए हमने आइसोलेट कर लिया, डीएनए का इल्यूशन कर लिया। इल्यूशन मतलब डीएनए को प्यूरिफाइड फॉर्म में हमने कलेक्ट कर लिया है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास में हमारा डिजायर्ड जीन अवेलेबल है, जो हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन कंसीडर किया था, वो अवेलेबल है। ओके, नाउ अब हमें करना क्या है, पहले वो बात को अच्छे से समझ लो। राइट नाउ यू आर हैविंग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इन द टेस्ट ट्यूब। सपोज ये हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है टेस्ट ट्यूब में। हमें इस जीन के साथ क्या करना है, इस जीन का मल्टीप्लिकेशन करना हमारा सबसे पहला टारगेट है। ये जीन जितना ज्यादा कॉपी बनाएगा, इस जीन का जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होगा, हमें उतना ज्यादा क्या मिलेगा, इंसुलिन मिलेगा। ठीक है, जितनी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी उतना ढेर सारा हमको इंसुलिन मिलेगा। दैट्स व्हाई सबसे प्राइमरी एम हमारा रहेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इज अवर बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया के पास में खुद का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए प्रेजेंट है। हम लोग सिंपल इस जीन को उठाकर बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में अटैच कर सकते हैं। हो गया अटैचमेंट। ठीक है, बन गया आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो जीन आपके पास टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल था, उसे हमने क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर दिया। अब क्या होगा, As we all know that बैक्टीरिया 20 मिनट्स के अंदर अपना नंबर डबल कर देता है। बैक्टीरिया 20 मिनट्स के अंदर खुद का नंबर डबल करता है। बैक्टीरिया का नंबर डबल होगा, उसके अंदर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी नंबर डबल हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ अब जीन ऑफ इंटरेस्ट ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पर भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यहां पर भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। जीन ऑफ इंटरेस्ट एग्जांपल क्या लिया अपन ने, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। पहले कितना कॉपी था, 1। 20 मिनट्स के बाद में, ठीक है, आफ्टर 20 मिनट्स हमारे पास अब जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन का कितना कॉपी हो गया, 2 कॉपी हो गया। अगेन 20 मिनट्स का समय देंगे, कितना कॉपी हो जाएगा, 4 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट का बैक्टीरिया का 4 कॉपी होगा, उसके जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके बॉडी के अंदर है, उसका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो हो क्या रहा है, 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डबल हो रहा है। ठीक है, 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना नंबर डबल कर रहा है। हमें क्या करना है, हम ये प्रोसेस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज 20 मिनट का समय लग रहा है। 20 मिनट्स के बाद सिर्फ 2 से हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डबल हो रहा है, कॉपी उसकी बढ़ रही है 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में। हमें बहुत कम समय में बहुत सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। बहुत कम समय में बहुत सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें नीडेड रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पर अब यूज करने वाले हैं वेक्टर्स को। किसे यूज करेंगे, वेक्टर्स को। ठीक है, हम लोग यूज करेंगे वेक्टर्स को। वेक्टर्स कौन होता है, वेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। वेक्टर्स कुछ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, इट शुड कैरी द जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसने क्या करना चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करना चाहिए। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे कैरी करने वाला, उसका जो कैरियर रहेगा, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे वेक्टर। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपका इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है, जो आपके पास टेस्ट ट्यूब में है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने वाला जो कोई भी रहेगा, उसके लिए वर्ड के यूज करेंगे हम लोग वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन हो सकता है, पहले उसके एग्जांपल ले लेते हैं। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर देंगे। प्लाज्मिड हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा, मतलब प्लाज्मिड क्या बन गया, वेक्टर। ठीक है, सेकंड थिंग हम लोग यूज कर सकते हैं एक वायरस जिसका नेम है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, इसके पास में भी डीएनए प्रेजेंट होता है। हम लोग बैक्टीरियोफाज के डीएनए के साथ हमारा डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच कर देंगे। बैक्टीरियोफाज हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब बैक्टीरियोफाज बिकम्स अ वेक्टर। आफ्टर दैट Bach is there, bacterial artificial chromosome. Then Yak is there, yeast artificial chromosome. After that transposomes are there. आपके स्टेट बोर्ड में ट्रांसपोजोन्स का डिस्कशन है, एनसीईआरटी के अंदर ट्रांसपोजोन्स का सिर्फ वर्ड आता है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, लेकिन हम लोग पूरी डिटेलिंग लेंगे। तो ट्रांसपोजोन्स ये भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डीएनए को कैरी कर सकता है। बाक, याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर सकते हैं। मींस ऑल दिस कैन बी द वेक्टर। ये सब के सब क्या हो सकते हैं, वेक्टर्स हो सकते हैं। देन लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किए हुए, लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने बनाया है, दे आर कॉल्ड एज द PBr322। ये भी
एक वेक्टर है PBR 322 जिसे लेबोरेटरी के अंदर डिजाइन किया है, साइंटिस्ट ने बनाया है। देन PUC, ओके, ये सब के सब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑल दीज कुड बी द वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर का नीड क्या है? हम तो डायरेक्ट हमारे डीएनए को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर सकते थे, तो फिर हमें वेक्टर की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है वेक्टर की, ये बात आपको समझना है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली बैक्टीरिया में डाल दिया या डायरेक्टली बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच कर दिया, तो 20 मिनट्स में कॉपी कितना हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। 20 मिनट्स के अंदर हमारा डीएनए का कॉपी डबल होगा। हमें बहुत कम समय में ढेर सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग किसे यूज करेंगे? वेक्टर्स को यूज करेंगे। ये वेक्टर्स होते क्या है? वेक्टर्स के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। वेक्टर्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाई कॉपी नंबर। वेक्टर्स के पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज द हाई कॉपी नंबर। हाई कॉपी नंबर क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द बैक्टीरिया। ये क्या है? हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है। इट्स अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए प्रेजेंट होता है। बोलो क्या है ये? वेरी गुड, क्या है ये? प्लाज्मिड, ओके। बैक्टीरिया के अंदर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो खुद का नंबर डबल कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है, ये स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। अभी मैंने आपको लिस्ट करके दिया, प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। ये प्लाज्मिड के पास में एक पावर है, प्लाज्मिड के पास एक टेंडेंसी होती है कि प्लाज्मिड खुद का नंबर डबल करने के लिए बैक्टीरिया पर निर्भर नहीं रहेगा। सिंगल बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का नंबर 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है, कहां तक जा सकता है? 100 तक, ठीक है। सिंगल बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया में कितना प्लाज्मिड समा सकता है? 50 into 100, ठीक है। सिंगल बैक्टीरिया के शरीर में कोई प्लाज्मिड का नंबर 15 रहेगा, दूसरा प्लाज्मिड किसी का नंबर 50 हो सकता है, तो कहां तक जा सकता है? ये 100 तक, ओके। तो देखो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग ये प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के डीएनए से बाहर, बैक्टीरियल सेल से बाहर निकालेंगे। प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से बाहर निकालेंगे और इस प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। हो गया अटैच, ठीक है। कैसे करते हो वही बताऊंगा मैं आपको, वही प्रोसेस हमको सीखना है। हमने क्या किया? पहले प्लाज्मिड को बाहर निकाला और प्लाज्मिड के साथ में अपना इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन अटैच कर दिया, ठीक है। एंड वापस से ये प्लाज्मिड को बैक्टीरिया की बॉडी में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। फिर से क्या किया? बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर शिफ्ट कर दिया, आ गया प्लाज्मिड अंदर, ओके। नाउ ये प्लाज्मिड खुद अपना नंबर रेप्लिकेट कर सकता है। प्लाज्मिड क्या करेगा? खुद अपना नंबर रेप्लिकेट करेगा। कुछ ही समय के बाद प्लाज्मिड का नंबर 15 हो जाएगा, कुछ समय के बाद प्लाज्मिड का नंबर 50 हो जाएगा, कुछ समय बाद प्लाज्मिड का नंबर कितना हो गया? 100 हो गया। अगर प्लाज्मिड का नंबर 100 हुआ तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन का नंबर भी 100 हो गया, ठीक है। एंड नाउ अब डिवाइड होगा हमारा बैक्टीरिया। अब क्या डिवाइड होगा? बैक्टीरिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया की कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 2 बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड कितना था? 100। इसमें प्लाज्मिड कितना आएगा? इसमें प्लाज्मिड कितना आएगा? 100। तो देखो 20 मिनट्स में अब आपका जीन कितना हो गया? आगे बात समझ में क्लियर हुआ? पहले केस में अगर हमने हमारे जीन को डायरेक्ट बैक्टीरिया के डीएनए के साथ अटैच किया तो 20 मिनट्स में कितना कॉपी मिला? ओनली 2 कॉपीज, ठीक है। नाउ प्लाज्मिड के साथ में आपने उसको अटैच किया, प्लाज्मिड खुद अपना रेप्लिकेशन भी कर रहा है, मतलब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है नंबर में। एंड जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा अगेन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसका भी नंबर डबल हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? दैट्स व्हाई हमारा पहला एम क्या है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे किसी वेक्टर के साथ में अटैच करना है, ठीक है। हम लोगों को पहले क्या बनाना पड़ेगा? वेक्टर रिकॉम्बिनेंट बनाना पड़ेगा। बाद में हम लोग इस वेक्टर को बैक्टीरिया की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में शिफ्ट करेंगे। तो वेक्टर का नीड क्या है? ये समझ में आ गया? हाई कॉपी नंबर, ठीक है। वेक्टर का नीड क्या है? हाई कॉपी नंबर। किसका? इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले जीन का, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हाई कॉपी नंबर, ये प्रॉपर्टी किसका है? ये प्रॉपर्टी किसका होता है? वेक्टर का। बैक्टीरियोफाज सिंगल बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट रहेगा, प्लाज्मिड सिंगल बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है। तो सम प्लाज्मिड्स आर देयर जिनका कॉपी नंबर का मतलब क्या हो रहा है? ये हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड का नंबर ओनली 10, इतना ही रहेगा, ठीक है। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, हमारे पास ये ए बैक्टीरिया है, इसमें प्लाज्मिड मल्टीप्लाई होता है लेकिन कितनी कॉपी फॉर्म कर सकता है? मैक्सिमम
10 कॉपी फॉर्म कर सकता है। आपके पास बी बैक्टीरिया है, इसमें प्लाज्मिड गया और वही प्लाज्मिड बी बैक्टीरिया के अंदर 50 कॉपी फॉर्म कर रहा है। तो बोलो आप दोनों में से कौन सा बैक्टीरिया यूज करोगे या कौन सा प्लाज्मिड यूज करोगे? बी वाला। व्हाई? बिकॉज का कॉपी नंबर हाई है। ठीक है, सो ये हमारा प्रॉपर्टी। वेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होना मस्ट है। ठीक है, हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो जो ऑर्गेनिज्म को या जिस किसी को भी आप लोग एज अ वेक्टर यूज कर रहे हो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होने चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टर्स होना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी वेक्टर का क्या है? इट शुड बी प्रेजेंट इन हाई कॉपी नंबर। वेक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज है, हम लोग टोटल 4 प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वेक्टर के। उसमें का सबसे फर्स्ट नंबर का प्रॉपर्टी क्या है? हाई कॉपी नंबर। तो वेक्टर का कॉपी नंबर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। समझ में आ गया ये पॉइंट? ओके। अगर प्लाज्मिड यूज करोगे तो प्लाज्मिड भी सिंगल बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बैक्टीरियोफाज यूज करेंगे तो ऐसा बैक्टीरियोफाज यूज करो जो सिंगल बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा अपना नंबर कर सकता है। ठीक है, बिकॉज हम लोग इसी वेक्टर के साथ में हमारा डीएनए अटैच करेंगे। जितना का होगा उतना ही ज्यादा नंबर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का होगा। क्लियर हो गया? तो पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया, हाई कॉपी नंबर। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी बड़ा इजी है। स्टार्टिंग के 2 प्रॉपर्टीज बहुत इजी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो वेक्टर के अंदर कंपल्सरीली प्रेजेंट होना चाहिए, द सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रेजेंस ऑफ ओराई। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ओराई। बोलो फुल फॉर्म, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स के पास खुद का ओराई होना चाहिए, वेक्टर्स के पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओराई ये वर्ड आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। ओराई कुछ ऐसा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओराई बोलते हैं। अगर किसी वेक्टर के पास ओराई नहीं है, ठीक है, अगर किसी वेक्टर के पास ओराई नहीं है, सपोज ये हमारा वेक्टर है, ओके, और इस वेक्टर के अंदर ओराई नहीं है, तो क्या ये रेप्लिकेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये वेक्टर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? फिर बैक्टीरिया के ऊपर। एग्जांपल बैक्टीरिया ले लो, जिसके शरीर में रहेगा उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। उसका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर हो गया? नाउ अगर इसके पास में ओराई है, सपोज ये क्या है? इसका ओराई है। अगर इसके पास ओराई है तो ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? अब नहीं, ये खुद अपना रेप्लिकेशन कर लेगा, ये खुद अपने नंबर मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। दैट्स व्हाई वेक्टर के पास क्या होना चाहिए? खुद का ओराई होना चाहिए। उसके पास में रेप्लिकेट होने के लिए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसेस मतलब ओराई कंपल्सरीली प्रेजेंट होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या था? पहला प्रॉपर्टी हाई कॉपी नंबर। ठीक है, जो भी आप लोग वेक्टर यूज करोगे उसका सेल में नंबर हाई होना चाहिए, उसके बहुत ज्यादा कॉपीज सेल के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज द हाई कॉपी नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी, वेक्टर शुड हैव द ओराई। एंड नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, सिर्फ इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेक्टर्स शुड हैव सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। वेक्टर्स के पास क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए। वेक्टर्स के पास में सिलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहले वर्ड का मीनिंग समझ लो। देखो, सिलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स मतलब ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है। ठीक है, डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस। पहले भी मैंने आपको बताया कि हम लोग डीएनए के रीजन्स को नाम दे देते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर, रेगुलेटरी जीन। तो नाम दिया अपन ने, है तो डीएनए वो। जैसे हमारा पूरा बॉडी, नोज बॉडी का पार्ट है, आईज बॉडी का पार्ट है, सिर्फ अपन ने क्या किया? सेपरेट नेम दे दिया है। उसी तरह से वेक्टर के कुछ डीएनए की सीक्वेंसेस को, वेक्टर के कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं? सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। मतलब ये क्या है? डीएनए है। ठीक है, कुछ न्यू थिंग नहीं है, एटीजीसी से बना हुआ डीएनए ही है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस ही है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या काम करने वाले हैं? सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या करने वाले हैं? सिलेक्शन करने वाले हैं। ओके, सिलेक्शन करने में हेल्प करने वाले कुछ जीन्स होते हैं। सिलेक्शन करने में हेल्प करने वाली कुछ जीन्स होती है। जो जीन्स सिलेक्शन करने में हेल्प करती है, दैट जीन्स आर कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर जीन। किसका सिलेक्शन अभी आपको नहीं मालूम, ठीक है, नहीं मालूम, वही स्टडी करना है हम लोग को। तो वेक्टर के पास कुछ ऐसे जीन्स होना चाहिए, वेक्टर के अंदर कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस होना चाहिए जो हमें सिलेक्शन करने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। अगर जीन्स ऐसा अवेलेबल है जो सिलेक्शन करने में मदद करेगा, सच जीन्स आर कॉल्ड एज द सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। ठीक है, एंड लास्ट डिटेल में चलेंगे इसके। लास्ट प्रॉपर्टी होता है
क्लोनिंग साइट। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोनिंग साइट्स। ठीक है, तो हमारे वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट होना चाहिए। अब क्लोनिंग साइट क्या है? बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्लोनिंग साइट क्या है। आप लोगों ने एक वर्ड पहले सुन रखा है, रिकॉग्निशन साइट। याद है किसे बोला था रिकॉग्निशन साइट? एग्जाम्पल था हमारे पास में इको R1 एंजाइम का, उसका एक रिकॉग्निशन साइट है GAA-TTC। हमारे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं और वहीं पर डीएनए को कट करते हैं। जो सीक्वेंस आइडेंटिफाई होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, दैट सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस और रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, यहां पर हमने रिकॉग्निशन साइट के लिए दूसरा वर्ड यूज किया, वही है रिकॉग्निशन साइट ही है, लेकिन नाम क्या बोलेंगे अपन? क्लोनिंग साइट। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब अगर आपने इको R1 यूज किया तो उसका क्लोनिंग साइट क्या होगा? GAA-TTC, बिकॉज क्लोनिंग साइट मतलब रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, और इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? GAA-TTC। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हमारे वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपको क्या करना है? वेक्टर को कट करना है ना। वेक्टर को कट करने के बाद आपका जीन उसके अंदर अटैच करना है, तो वेक्टर का डीएनए कट करना है। डीएनए कौन कट करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां जाके काम करेगा? रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ऊपर, और ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस को अपन ने क्या बोला? क्लोनिंग साइट। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया इतना बात? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स मतलब कैरियर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। जो कोई भी डीएनए को कैरी करेगा उसे हम लोग वेक्टर का नाम दे देंगे। ये कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर केवल डीएनए भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। तो प्लाज्मिड कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्लाज्मिड कोई वायरस नहीं है, प्लाज्मिड क्या है? केवल डीएनए है। तो प्लाज्मिड भी हमारे डीएनए को कैरी कर सकता है। प्लाज्मिड कुड बी अ वेक्टर। बैक्टीरियोफाज वायरस है, वो हमारा डीएनए कैरी कर सकता है, वेक्टर। हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोजोन्स अवेलेबल होते हैं, दे आर द वेक्टर्स। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, PBR 322, PUC, ये सब के सब क्या है? हमारे डीएनए को कैरी करने के काम आ सकते हैं। दैट्स व्हाई ऑल कैन बी द वेक्टर्स। इतना क्लियर हो गया? और जो भी वेक्टर हम लोग यूज करेंगे, उस वेक्टर के पास में कुछ कैरेक्टर्स, कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होना चाहिए? हाई कॉपी नंबर, वेक्टर का कॉपी नंबर शुड बी हाई। देन वेक्टर के पास में ओराई होना चाहिए, वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स अवेलेबल होना चाहिए, एंड वेक्टर के अंदर क्लोनिंग साइट होना चाहिए। हम लोग ये दो टॉपिक के ऊपर और भी डिटेल स्टडी करेंगे। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सिलेक्टेबल मार्कर जीन। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। पहले एक बात समझ लो ठीक से, 4 प्रॉपर्टीज है, ये वेक्टर के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। नेचुरली जो वेक्टर्स अवेलेबल है, नेचुरल वेक्टर्स कौन सा है? प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड ये नेचुरली प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, दैट्स हम लोग इसे नेचुरल वेक्टर बोलेंगे। बैक्टीरियोफाज हमने के अंदर नहीं बनाया है, ये भी नेचुरली प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ नेचुरल थिंग और नेचुरल वेक्टर। ट्रांसपोजोन्स ये भी क्या है? वेक्टर्स है। ओके, तो जो नेचुरल वेक्टर्स है, जो नेचुरली हमारे डीएनए को कैरी कर सकते हैं, उनके पास में ये चारों प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती है। वेक्टर के अंदर ये चारों प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर में ये चारों भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वेक्टर के अंदर ये 4 में से कोई एक प्रॉपर्टी नहीं है तो हम लोग उसे वेक्टर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड जितने भी हमारे नेचुरल वेक्टर्स है, उनके पास में कोई एक प्रॉपर्टी की कमतरता आपको देखने को मिलेंगी। मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज नेचुरली वेक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। एक तो हाई कॉपी नंबर मिल जाएगा या फिर क्लोनिंग साइट नहीं मिलेगी। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन मिल जाएगा तो ओराई नहीं मिलेगा। मतलब 4 प्रॉपर्टी जो होना चाहिए, वो चारों की चारों प्रॉपर्टी वेक्टर्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती है। 4 के 4 एब्सेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं 4 में से 1 रहेगा एब्सेंट, 4 में से 2 एब्सेंट है, 4 में से 1 प्रेजेंट है, 4 में से 3 प्रेजेंट है, लेकिन चारों की चारों नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता है। अगर ये चारों प्रॉपर्टी नेचुरली प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर वेक्टर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चारों प्रॉपर्टीज वेक्टर के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो हमको लेबोरेटरी के अंदर वेक्टर लाना पड़ेगा और उसके अंदर ही चारों प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने
आर्टिफिशियल वेक्टर बनाया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया, फिर आर्टिफिशियल वेक्टर सिंथेसाइज किया है, लेबोरेटरी के अंदर बैठकर वेक्टर बनाए। वेक्टर मतलब कैरियर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किए, लेबोरेटरी में वो सारी प्रॉपर्टीज वेक्टर के अंदर ऐड कर दिया हमें वेक्टर में चाहिए होती है। दैट्स व्हाई ऐसा वेक्टर जिसे हम लोगों ने लेबोरेटरी में बनाया है उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, फिर आर्टिफिशियल वेक्टर। ओके, दे आर कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल वेक्टर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल वेक्टर। ठीक है, दो नाम कंपल्सरीली याद रखो, फर्स्ट इज PBr322, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द PUC। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी के अंदर बनाया है। ठीक है, ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं थे। क्यों प्रेजेंट नहीं था, बिकॉज हमें कितनी प्रॉपर्टी चाहिए इसमें, 4। इनके पास में वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं, जो वेक्टर्स है उनके पास में वो 4 प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसमें प्रॉपर्टी ऐड किया, खुद होकर के डिजाइन किया। दैट्स हम लोग बोलेंगे दीज आर द आर्टिफिशियल वेक्टर्स। ठीक है, अब देखो इसके नेम कैसे देते हैं हम लोग। जो वेक्टर्स मैंने आपके सामने लिखा है PBr322 PUC, इसका नॉमेनक्लेचर करने का एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है। हियर P का मतलब होता है प्लाज्मिड, P मींस प्लाज्मिड। ओके, मतलब जो PBr322 है, जो हमारे पास वेक्टर PBr322 है, ये कौन सी कैटेगरी का है, ट्रांसपोजोन है, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है, याक है, बाक है, क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, अगेन हियर P मींस प्लाज्मिड, तो PUC ये भी क्या है, प्लाज्मिड है। ओके, अब ये प्लाज्मिड कहां पर बनाया है, किस लेबोरेटरी में बनाया है, या फिर कौन से साइंटिस्ट ने बनाया, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम दे देंगे हम लोग। तो जो हमारा पहला प्लाज्मिड है PBr322, इसे 2 साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया, उनका नेम है बॉलिवर एंड रॉड्रिगुज। बॉलिवर एंड रॉड्रिगुज। ठीक है, दैट्स व्हाई फुल फॉर्म क्या हो गया PBr322 का, प्लाज्मिड डेवलप्ड बाय। प्लाज्मिड डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया, बॉलिवर एंड रॉड्रिगुज ने। इसलिए प्लाज्मिड का P ये स्मॉल लेटर रहेगा, बॉलिवर एंड रॉड्रिगुज के B एंड R कैपिटल लेटर रहेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, और 322 क्या रहेगा, बोलो, लगाओ लॉजिक, सीरियल नंबर, सीरीज। ठीक है, 322 विल बी द सीरीज। ओके, सो PBr322 मतलब प्लाज्मिड डेवलप बाय बॉलिवर एंड द रॉड्रिगुज। जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया उनके नाम पर इसका नाम रख दिया। दूसरे की बात करते हैं PUC। ठीक है, P मतलब प्लाज्मिड। नाउ ये प्लाज्मिड डेवलप हुआ है एक लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, एक लेबोरेटरी में डेवलप हुआ है, तो उस लेबोरेटरी के नाम पर इसका नाम रख दिया, और ये डेवलप हुआ है इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया plasmid developed in University of California. This is plasmid developed by Bolivar and Rodriguez. This is developed in University of California. साइंटिस्ट ने डेवलप किया, उनके नाम पर दे दो, या फिर जो यूनिवर्सिटी में जिस लेबोरेटरी के अंदर डेवलप हुआ उसके नाम पर भी आप लोग प्लाज्मिड का नाम रख सकते हो। ये 2 प्लाज्मिड के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, PBr322 एंड PUC। ठीक है, तो दोनों प्लाज्मिड कैसे है, दीज आर आर्टिफिशियल वेक्टर्स। ठीक है, आर्टिफिशियल वेक्टर मतलब इसे लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया है। इतना समझ में आ गया। ओके, क्लियर हो गया। तो हमने अब PBr322 को सबसे ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया, और आपके सिलेबस के अंदर PBr322 का ही डिटेल दिया हुआ है, PUC का डिटेल नहीं है। तो PBr322 क्या है, प्लाज्मिड है। ठीक है, ये प्लाज्मिड कैसा है, क्या इसके पास में चारों प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उसके बारे में बात करते हैं। PBr322 इस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर हाई होता है, चाहिए था आपको। ठीक है, हाई कॉपी नंबर चाहिए, इसका कॉपी नंबर हाई है। PBr322 में हमने खुद होकर के ओराई ऐड किया है। आपको ओराई चाहिए था, यस, हमने इसके अंदर ओराई ऐड किया है। ठीक है, PBr322 के पास में 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स अवेलेबल है। कितना है, 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स अवेलेबल है। क्या आपको चाहिए थे, यस, हमने इसके अंदर सिलेक्टेबल मार्कर जीन ऐड किया है, और कितना ऐड किया है, 2 ऐड किया है। देन प्लाज्मिड के अंदर क्लोनिंग साइट्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब रिकॉग्निशन साइट्स होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। हमने PBr322 के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऐड किया है। मींस हम लोगों ने PBr322 में बहुत सारे क्लोनिंग साइट ऐड किए हुए। आपको चाहिए था, यस। ठीक है, तो PBr322 ने वो सारी चीजें सेटिस्फाई कर दिया जो हमें एक वेक्टर के अंदर नीडेड था, रिक्वायर्ड था। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ओराई समझने में कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देन हाई कॉपी नंबर समझने में कोई दिक्कत, रिकॉग्निशन साइट अभी के लिए समझ में आया, क्लोनिंग साइट अभी के लिए समझ में आ गया। अब बात करना है हमको मेनली किसके बारे में, सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। जरा यहां पर ध्यान रखना। अब इधर विकेट गिर जाती है, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, ओके। सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, इसके बारे में पहले अच्छे से क्लियर कर लो। सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स ये डीएनए है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने PBR322 के अंदर 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स ऐड किया है। हम लोगों ने PBR322 नाम के वेक्टर में, प्लाज्मिड में 2 सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स ऐड किया है। पहला सिलेक्टेबल मार्कर जीन को हम लोग नेम देंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। जीन है, डीएनए है, ठीक है। नाम क्या दिया उसको, सिलेक्टेबल मार्कर जीन, ओके। और जीन का नेम क्या है पूरा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ओके। मींस अगर ये जीन प्लाज्मिड PBR322 के पास प्रेजेंट है, अगर ये जीन PBR322 के पास प्रेजेंट है और आपने PBR322 बैक्टीरिया में डाल दिया, सुनो ठीक से, ये जीन PBR322 वेक्टर के पास प्रेजेंट है और आपने PBR322 उठाकर बैक्टीरिया में डाल दिया, तो वो बैक्टीरिया मरेगा या जिंदा रहेगा? टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा, ठीक है, मरेगा नहीं। क्यों? बिकॉज के पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला प्लाज्मिड है। समझ में आया, ठीक है। देन सेकंड वन, और जो सेकंड हम लोगों ने ऐड किया है, इट्स अ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ओके। अगेन सेम थिंग, PBR322 उसके पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमने ऐड किया है। आपने PBR322 को बैक्टीरिया में डाल दिया और उठा के एम्पिसिलिन की बोतल में डुबो दिया, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, ठीक है, को कुछ नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर कौन है, प्लाज्मिड है, और वो प्लाज्मिड के पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो इन शॉर्ट मैं आपको सिलेक्टेबल मार्कर जीन का मीनिंग बता देता हूं अभी। अब सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स मतलब ऐसे जीन्स जिसे आप लोग क्या बोल सकते हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हम लोगों ने ऐड किया है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स मतलब क्या, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। क्या सिलेक्शन होता है वहां पर हम लोग पहुंचे नहीं अभी, किस चीज का सिलेक्शन होगा ये जीन्स के कारण, वो उसके बारे में भी चर्चा नहीं है। अब सिर्फ इतना समझ लो, सिलेक्टेबल मार्कर जीन का मतलब क्या होता है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। PBR322 के अंदर टोटल कितना सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, 2 है। PBR322 में सिलेक्टेबल मार्कर जीन कितने हैं, 2 है, और दोनों के दोनों जीन कौन से हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन कौन से एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट मिलेगा, टेट्रासाइक्लिन के एंड एम्पिसिलिन के। जो जीन टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर देगा उसका नाम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। जिस जीन के कारण एम्पिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर मिलेगा उसका नाम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, TET, मतलब इसके ऊपर लगा देंगे R, ठीक है। ये हो गया हमारा जीन का शॉर्ट नेम, ओके। TETR मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन का क्या लिखूं, AMPR। आगे समझ में, ठीक है। तो ये जीन्स हम लोगों ने ऐड किया है वेक्टर में, हमारे प्लाज्मिड के अंदर PBR322 में, ओके। अब देखो सिलेक्शन किसका होने वाला है, सिलेक्शन कैसे करेंगे, इन जीन्स के बेसिस पर ये जीन क्या करने वाले हैं, सिलेक्शन करेंगे। ये जो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, ये जीन्स सिलेक्शन करने में मदद करेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं, ये सिलेक्शन करने में मदद करने वाले हैं। सिलेक्शन किसका, सिर्फ अभी आपके सामने वर्ड छोड़ देता हूं, सिलेक्शन किसका, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स के कारण हम लोग सिलेक्शन करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर प्लाज्मिड बोल दो, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, ठीक है। किसका सिलेक्शन करोगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, ओके। सेकंड वन, सिलेक्शन होगा ट्रांसफॉर्मेंट का। किसका, ट्रांसफॉर्मेंट का। आगे बात समझ में, ठीक है। सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा, सिलेक्शन करने के अंदर हेल्प करने वाले हैं जीन्स। दैट्स व्हाई दीज जीन्स आर कॉल्ड एज द सिलेक्टेबल मार्कर जीन। और सिलेक्शन किसका करना है, रिकॉम्बिनेंट का एंड
ट्रांसफॉर्मेंट का। रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, हमें चाहिए रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन वाला बैक्टीरिया चाहिए। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन करना है तो कौन मदद करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अगर हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया का सिलेक्शन करना है तब भी कौन मदद करेगा? सिलेक्टेबल मार्कर जीन। और सिलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं सिलेक्शन कैसे होता है, वो समझ लो ठीक से। अब पहले बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रिकॉम्बिनेशन। लिसन केयरफुली, ठीक से समझ लो। हमारे पास में ये है प्लाज्मिड, ठीक है, PBr 322 हमारे पास में प्लाज्मिड अवेलेबल है। एंड जस्ट कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट ऐसे इमेजिन कर लो दैट दिस इज द सीक्वेंस। यहां पर कोई जीन है और ये जीन है हमारा कौन सा वाला? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहां पर एम्पिसिलिन दिखाया, मैं सिर्फ अभी कंसीडर करा रहा हूं आपको, इसलिए मैंने यहां पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन लिख दिया हूं, ओके। अब यहां पर जो डीएनए के सीक्वेंसेस है, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस के कारण क्या मिलता है? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर मिलता है। मैं एक इमेजिनरी सीक्वेंस आपके सामने पुट कर रहा हूं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का। ये सीक्वेंस जो मैं लिख रहा हूं वो सीक्वेंस नहीं है, कोई और सीक्वेंस रहेगा। सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस रीजन में सीक्वेंस क्या है। इस रीजन में सपोज करते हैं सीक्वेंस है हमारे पास में लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ओके। कौन से न्यूक्लियोटाइड का? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाले का, ठीक है। ये सीक्वेंस एक जीन का है और इस जीन के कारण रेजिस्टेंट मिलता है किसके अगेंस्ट में? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये नॉर्मल प्लाज्मिड है हमारा। इस प्लाज्मिड के पास में 6 टाइम एडेनिन 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 हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है। अगर ये सीक्वेंस कंटिन्यू ऐसा रहेगा, एज इट इज ये सीक्वेंस ऐसा रहेगा, तो हमारे प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाकर ऐड करेंगे इस प्लाज्मिड में। जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना आपको, ठीक है, हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो इंसुलिन वाला जीन है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो लाकर हम लोग इस प्लाज्मिड में ऐड करेंगे। और ऐड कहां करने वाले? हम लोग ऐड करेंगे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर। ऐड कहां किया? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। दिख रहा है व्हाइट कलर का पोर्शन? चलो उसको और कलर चेंज कर देता हूं, येलो कर देते हैं। विजिबल है? दिख रहा है, ठीक है। येलो कलर का पोर्शन क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन। येलो कलर का पोर्शन क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन। अब देखो टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस ऐसा रहेगा क्या? नहीं, वो क्या हो जाएगा? मॉडिफाई हो जाएगा। देखो लाइक दिस ए, ओके। इंसुलिन का सीक्वेंस कुछ भी बना लो, ठीक है। सपोज ये इंसुलिन वाला सीक्वेंस है, रिमेनिंग, ठीक है, न्यू सीक्वेंस बन गया। रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं? रिकॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। गुड, क्या हो गया? चेंज हो गया। मैं बोल रहा हूं डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस रहेगा तो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में पावर है। अगर ये सीक्वेंस है तो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में पावर है। क्या अब वो सीक्वेंस है? रिकॉम्बिनेशन होने के बाद सीक्वेंस है? नहीं है। सीक्वेंस नहीं है मतलब ये बैक्टीरिया, अगर आपने ये प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में डाला और बैक्टीरिया को उठा के टेट्रासाइक्लिन की बोतल में डीप किया और जाएगा। क्यों मार रहा है? क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। अब उस बैक्टीरिया ने या प्लाज्मिड ने टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट पावर खो दिया, लॉस हो गया, बराबर, ठीक है। मींस योर प्लाज्मिड बिकम्स क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट हो गया ना, कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन बनाया आपने, ठीक है। देखो
आपको डीएनए दिखाई नहीं दे रहा, इंसुलिन वाला जो जीन है वो दिखाई नहीं दे रहा, आपको प्लाज्मिड दिखाई नहीं दे रहा, आपको बैक्टीरिया दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग ब्लाइंडली वर्क कर रहे हैं, प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन डालने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में हम लोगों ने ट्राई किया है अपना जीन ऐड करने के लिए, ओके। अब यहां पर हमारे पास कुछ प्लाज्मिड्स है, सपोज ऑल दीज आर द प्लाज्मिड्स, ये सबके सब प्लाज्मिड्स है। सबके ऊपर अपन ने प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। कौन सा प्रोसेस? रिकॉम्बिनेशन वाला, कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। कहां पर ऐड कर रहे हैं अपन? टेट्रासाइक्लिन की साइट में, ठीक है। ऐड हो गया, दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा। डीएनए दिखता है क्या? नहीं दिखता है। इंसुलिन वाला जीन दिखेगा? नहीं दिखेगा। प्लाज्मिड दिखेगा? नहीं दिखेगा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि भैया ये प्लाज्मिड है, हम लोगों ने प्रोसेस परफॉर्म कर दिया, अब आपको सिलेक्शन करना है। ये सारे प्लाज्मिड में से आपको क्या करना है? सिलेक्शन करना है। किसका सिलेक्शन करना है? रिकॉम्बिनेंट का। आप लोग किसमें इंटरेस्टेड हो? जिसमें आपका डीएनए गया वो प्लाज्मिड में ना। ये सबके सब कौन है? प्लाज्मिड्स है। ये सारे प्लाज्मिड में से आपको वो प्लाज्मिड ढूंढ के निकालना है जिसके पास आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सब में नहीं जाएगा, ठीक है, सबके अंदर नहीं जाएगा, चांसेस बहुत 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 कम होता है। आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड में जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत अटेम्प्ट करना पड़ता है, एक आधे प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट चला जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है किसके अंदर गया जीन ऑफ इंटरेस्ट? नहीं दिख रहा है, ओके। हमें क्या करना है? ये सारे प्लाज्मिड को चेक करना है कि किसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है। आई बात समझ में? ओके। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? अब हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहां पर ऐड किया था? कहां पर ऐड किया था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में, ठीक है। अब ये सारे के सारे प्लाज्मिड का अपन ने कॉपी बना के रख दिया, ठीक है। इसको सिर्फ मेरा वर्ड ध्यान में रखो, अपन ने क्या किए, इसकी एक और कॉपी बना के रख दी, ओके। और हम लोग जो हमारा पहला कॉपी है उसके साथ में काम कर रहे हैं। जीन, इंसुलिन वाला जीन कहां डाला? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के अंदर ऐड किया, ठीक है। क्लियर? नाउ हम लोगों ने ये पहले वाला प्लाज्मिड है, ये पहले प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन की बोतल में डुबाया, डूब गया, ठीक है। बाहर निकाल के चेक कर रहे जिंदा है कि मर गया, ओके। मालूम पड़ा कि ये बैक्टीरिया, ये जो प्लाज्मिड है, दिस प्लाज्मिड इज लिविंग। ये प्लाज्मिड कैसा है? लिविंग है। ये लिविंग है, क्यों लिविंग है? बिकॉज का सीक्वेंस एज इट इज है। सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ? नहीं हुआ। सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ मतलब ये इसके पास आपका डीएनए है। वेरी गुड। डीएनए नहीं है, ठीक है, मतलब ये प्लाज्मिड आपके काम का है क्या? नहीं है, ओके। रिकॉम्बिनेशन हुआ इसमें? रिकॉम्बिनेशन हुआ इसमें? नहीं हुआ। चलो सेकंड वाले की तरफ मूव करते हैं। अब सेकंड वाला प्लाज्मिड उठाया, टेट्रासाइक्लिन में डुबाया, चेक किया, प्लाज्मिड जिंदा है या मर गया? मालूम पड़ा ये प्लाज्मिड भी जिंदा है, ठीक है। कैसा है? लिविंग है। प्लाज्मिड लिविंग है टेट्रासाइक्लिन में, मतलब टेट्रासाइक्लिन का जीन वर्किंग में है, ठीक है। ये वर्किंग में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपका इंसुलिन वाला जीन नहीं गया। इंसुलिन वाला जीन नहीं गया मतलब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ठीक है, मतलब ये भी आपके काम का नहीं है। जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड। क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ उसे क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। थर्ड वाला है, इसको भी उठा के डाला टेट्रासाइक्लिन में, ये भी जिंदा है, बदमाश, ठीक है। ये भी मरा नहीं, ये भी जिंदा है, मतलब ये भी कैसा हुआ? नॉन रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेशन हुआ? नो। फोर्थ वाले को उठा के डाला, फोर्थ वाले को उठा के टेट्रासाइक्लिन में डुबोया, तब चेक किया कि ये मर गया, ठीक है, ये मर गया, इसकी डेथ हो गई, ओके। ये प्लाज्मिड मर गया। क्यों मरा? क्योंकि इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया, चेंज हो गया। सीक्वेंस चेंज क्यों हुआ? बिकॉज वहां पर आपका इंसुलिन वाला जीन आया, ठीक है। जीन आया मतलब ये प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अच्छा, किसने मदद की अरे भैया सिलेक्शन करने में? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ने, बराबर। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मतलब सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ, इसका आप लोगों ने क्या कर लिया? सिलेक्शन कर लिया। किसमें से किसका सिलेक्शन? नॉन रिकॉम्बिनेंट में से रिकॉम्बिनेंट का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छे बिच्छे प्लाज्मिड को तो मार दिया, जिसके साथ काम करना है उसको तो मार दिया, है ना, ये सब बेकार है, ये आपके कोई काम के नहीं है। फिफ्थ वाले को भी बोलते हैं अपन, ये भी काम करनी है, ठीक है, जस्ट कंसीडर कर लो। 5 में से 4 जिंदा है और जो जिंदा है वो हमारे काम के नहीं है, जो काम का है वो मर गया। पहले मैंने आपको क्या बोला? अपन ने इसकी क्या करके रखे? कॉपी। कैसे कॉपी करते हैं? देखो, ये होती है पेट्री प्लेट, ठीक है, दिस इज द पेट्री प्लेट, ओके। इस पेट्री प्लेट के ऊपर कॉलोनीज डेवलप होगी बैक्टीरिया की, शॉर्ट में भी प्लाज्मिड समझ लो, ठीक है, बैक्टीरिया रहेंगे, प्लाज्मिड समझ लो। यहां पर है आपके प्लाज्मिड्स की कॉपी,
ठीक है, नंबर दे देते इसको जस्ट ऐसे समझने के लिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये प्लाज्मिड की कॉलोनीज है। अपन क्या करेंगे, इसका एक स्टैंप बना के लगा देंगे। स्टैंप समझता है ना, इंक में डुबोते आप स्टैंप को, एक पेज पर मारते, वही दूसरे पेज पर मारते, तो एज इट इज कॉपी होता चला जाता है। कोई डिफरेंस आएगा, कोई फर्क होता है? कुछ भी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पेपर कॉटन के क्लॉथ का स्टैंप बनाते हैं, वो स्टैंप इसके ऊपर मारेंगे। सारे प्लाज्मिड और बैक्टीरिया प्लेट पर भी है, और कहां पर प्रिंट हो गए, वो पेपर के कॉटन के क्लॉथ पर, और वही आप लोग लेके वापस से दूसरे पेट्री प्लेट के ऊपर कॉपी कर दोगे। ठीक है, सेम। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, काम किसके साथ किया, ये प्लेट के साथ। ये प्लेट को मैंने पहले बोला कॉपी बना के इसको रख दिया। ठीक है, ये जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, मतलब ऑल दीज आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, सॉरी, नॉन रिकॉम्बिनेंट, एंड दिस इज रिकॉम्बिनेंट। ये तो मर गया, बराबर है, आपके पास बचा हुआ। ओके, अब यहां पर चेक करने का कोई काम ही नहीं है, यहां पर चेक करने का काम नहीं है, बिकॉज यहां पर जो है वही 4 नंबर पर यहां प्रेजेंट रहेगा। इसके साथ में अपन फ्यूचर में काम करेंगे। अरे बात समझ में क्लियर हुआ? बराबर। जो मर गया था, आपने क्या किया, मरने से पहले उसकी कॉपी बना के रख लिए थे। आया समझ में? सबकी कॉपीज बना के अपन ने रख लिए थे। ओके, उसमें से एक सेट के साथ में काम किया, वो सेट मरा के बचा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपी है अपने पास में। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, तो अपन ने क्या किया अभी, सिलेक्टेबल मार्कर जीन मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये जीन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर देते हैं, और इसी जीन के सीक्वेंस को हमने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया बाय इंट्रोड्यूसिंग आवर जीन। अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में ऐड हो जाएगा, तो ये प्लाज्मिड एंड बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर लूज कर देगा। अगर हमारा जीन उसमें नहीं गया, तो प्लाज्मिड और बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंट पावर अभी भी बाकी रहेगा। हम लोग यही चेक करने वाले हैं। तो हमने प्रोसेस परफॉर्म कर दिया, हमें पता नहीं कौन से प्लाज्मिड का सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ, किसका सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमें मालूम नहीं है। किस में हमारा जीन गया, किस में जीन नहीं गया, हमें पता नहीं। इसलिए हम लोगों ने मेथड कौन सा अप्लाई किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी चेक करने का। हमने 1 बाय 1 प्लाज्मिड के ऊपर एंटीबायोटिक डाल दिया और प्लाज्मिड को चेक किया कि प्लाज्मिड वर्किंग में है या नॉन वर्किंग है। जो प्लाज्मिड वर्किंग में है, टेट्रासाइक्लिन में ऐड करने के बाद जो प्लाज्मिड वर्किंग में है, उस प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज कैसे पता चला आपको, उसके पास अभी भी टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर अवेलेबल है। टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट पावर है, मतलब आपका जीन उसके अंदर इंटर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे आप लोग बोलोगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। जिसके पास हमारा जीन नहीं गया, उसके लिए वर्ड क्या आएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। और जिसमें हमारा जीन चला गया, वो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन में नॉन फंक्शनल हो जाएगा, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में मर जाएगा। ठीक है, मरा क्यों? बिकॉज टेट्रासाइक्लिन का सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब क्यों हुआ? वहां पर आपका इंसुलिन वाला जीन आया है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्टेबल मार्कर जीन को यूज करके सिलेक्शन किया। किसका? किसमें से? नॉन रिकॉम्बिनेंट से। विल स्टॉप हियर।